हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यूस करिए। हाँ, तो यही मैं कहा कि 91 में ही इसकी भूमिका तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें एक नियम बनते थे, कानून भी बनते थे कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। उस व्यवस्था को आपने तोड़ दिया, आदमी को आपने कमजोर किया और माफिया को मजबूत किया, सामने माफिया व्यवस्था को मजबूत किया। आक्षेप मेरा यह है, खास करके वित्त विहीन शिक्षकों के पक्ष में, चाहे व्यवस्था के पक्ष में, कि यहाँ व्यवस्था हो क्या गई। क्योंकि जो भी आप लोग प्रश्न पूछते, इस व्यवस्था में जो शोषण हो रहा है उसको सोचिए, पूछिए, कब मामला खुलेगा। कि जो ये व्यवस्था बना सब दिए हैं, कितना खतरनाक बना है, कितने आदमी की जिंदगी बीत गई सेवा करने के करते करते, आज भी वो कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे पास 2 ऐसे टीचर आए भी कोरोना के दौरान में, एक पैसे के अभाव में कि पत्नी मर गई, एक के भाई मर गए, एक को उसके पिता के लिए कफन का पैसा नहीं था। वो कौन नौकरी बेचारा कर रहा है, 8 घंटा तो मैनेजमेंट उसे पढ़वा रहा है। ये कहाँ का न्याय है। फैक्ट्री में भी इतना शोषण नहीं था जितना इन्होंने शोषण की व्यवस्था बना दिया। आवाज यहां उठनी चाहिए। और इस सरकार, और कोई सरकार अगर इसके पक्ष में निर्णय लेती है उसका विरोध होना चाहिए कि अमानविक है, अप्राकृतिक है। और साथ पूछे तो ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। जब आप संविधान डेमोक्रेटिक लिए हैं तो कानून दास प्रथा क्या क्यों स्वीकार कर रहे हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे लोगों को प्राइवेटाइजेशन के करते हैं। आपने डेमोक्रेसी लिया है और डेमोक्रेसी का नियम है कि कोई कानून बड़े तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सेल्फ फाइनेंस में कौन से कानून डेमोक्रेटिक, हमको यही बता दिया जाए। आए दिन टीचर अगर बोलते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, कोर्ट नहीं जा सकता बेचारा क्योंकि उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। इतनी बड़ी दयनीय स्थिति जहां देश की बनी हो, और उसमें कौन से किसको दोष दिया जाए। इस देश को ब्यूरोक्रेट्स बर्बाद कर रहे हैं और मंत्री और ब्यूरोक्रेट और ठेकेदार कोटेदार में समझौता हो रहा है। ऐसी विषम स्थिति में कोई व्यवस्था चलती उलती नहीं, ये मैं बात कह रहा हूं। चलिए दुबे जी आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये स्थितियां बिल्कुल विराजमान है और इस समय चल भी रही हैं। मेरी चिंता ये भी है कि मैं पिछले 10-20 सालों से देख रहा हूं। मैं जहां तक मेरा विचार है कि ऐसी स्थितियां बहुत जबरदस्त हैं और जनता ही नहीं, सरकार भी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कुछ ज्यादा कदम उठा नहीं पाती। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी शिक्षा के प्रति उनकी कोई चिंता ही न हो, या उनको लगता हो कि नहीं हमारी व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सुदृढ़ है। तो ये चीजें रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की स्थिति को जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी सरकारें आई गई, लेकिन मैंने जो देखा है वो शिक्षा व्यवस्था, खासकर वित्तविहीन व्यवस्था की जो स्थिति है वह बद से बदतर होती जा रही है। ना ठंडा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश की स्थिति में ये कहते हैं कि योगी जी आए हैं, सुशासन है, अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं अब सुधरेंगी, या फिर एक अपेक्षा हर किसी ने किया है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, व्यवस्थाएं सुधरी हुई हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया राज की जो स्थिति थी, क्या वो समाप्त हो गई है क्या? यदि ऐसी स्थिति है तो शिक्षा व्यवस्था को सुधरना चाहिए। आपकी क्या विचार है सर? नहीं देखिए, समाप्त नहीं हुई है, सुदृढ़ हो गई है। इसलिए कि एजुकेशन, शिक्षा माफिया तो एजुकेशन का जो शिक्षा माफिया वो तो मजबूत हो गए हैं। और मैंने देखा कई बार, अब हम लोग तो आंदोलन में मैं रहा हूं पहले, मैं ये देखा कि जब हम लोग लड़ करके मंत्री से बात करते उसके पीछे मैनेजमेंट का टीम जाता था और रात भर में मंत्री का जजमेंट बदलवा देता था और यहाँ तक कि कोर्ट का जजमेंट बदलवा देता था पैसा दे करके। तो जो माफिया ग्रुप है जो शिक्षा को एक प्रोफेशन के रूप में लिया है, वो अपने प्रोफेशन को कब चाहेगा कि टूट जाए। और आपको बता दें कि लगभग 90% यहाँ के विधायकों और एमएलओ का जो एजुकेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कई कॉलेज हैं, जरा देख न लिया जाए। और आज भी अब तक मुझे जो रिसेंट रिपोर्ट मिली है, आठ 8,000 वेतन मिलता है। अब बता दिया जाए कि वहां कौन न्याय हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, हमसे टीचर ही बता रहा था
अब वो कितना ऑथेंटिक था, क्योंकि कहा कि मैं वहीं भूगोल का टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो 8,000 वेतन मिलता है आज के जमाने में। तो अब सोच लीजिए कि 8,000 में बेचारा वो पत्र पत्रिका खरीदेगा, अखबार खरीदेगा, कि अपने बच्चों और बाल बच्चों को खाना इंतजाम करेगा, दवाई करेगा, कि लड़कों को पढ़ाएगा। तो मैं तो समझता हूं कि बड़ी शालीन ढंग से एक गरीबी को पैदा की जा रही है और उसको माफिया कर रहे हैं पैदा। यही मैं बात करता हूं कि यह भी एक काइंड ऑफ माफिया है। तो भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, एजुकेशन माफिया बढ़ रहे हैं। पहले तो सरकारें बनती थी, मायावती जी की सरकार थी, मुलायम अखिलेश की सरकार, वहां कुछ लेटर उटर आ जाते थे, मैं देखता था कि 4-6 महीने पर, कि कॉलेजों का चेकिंग होगा, फलान होगा। हम तो योगी जी के पूरे मंत्रिमंडल में 5 बरस में सेल्फ फाइनेंस के लिए कोई लेटर मुझे आज तक नहीं देखने को मिला, न कोई टीचर आपसे हमको बताया। जो हमारे टच में कई प्योर सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज है, लेकिन हमको नहीं बता पाया कि कोई कॉलेज में हमारे पास कोई लेटर आया शिक्षकों के सुधारने के बारे में, पढ़ाई के सुधारने के बारे में। तो अब आप बता दीजिए कि कौन माफिया, माफिया राज खत्म हुआ है कि तो और बलशाली हो गया। और जब मंत्री का कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप जाइए दुबे जी, और यूनिवर्सिटी में जाइए तो सारे कलर के एक स्कूल है। अब जाकर के देख लीजिए, खास करके पूर्वांचल में पूरे कलर के स्कूल खोल दिए हैं, पूरे नेताओं की कॉलेज है, टीचर बेचारा मारा जाता है। तो ये दयनीय स्थिति आज तक न किसी के राज में देखने को मिला था। और भविष्य में देखिए क्या क्या होता है, तो देखना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे टच में प्योर सेल्फ फाइनेंस के बहुत टीचर आते हैं, अपनी दशा को सुनाते हैं, तो आंख से आंसू आ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं संवेदनशील हूँ, स्थिति बड़ी ही नाजुक है। तो माफिया राज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माफिया राज मजबूत हुआ है। बिल्कुल सर, माफिया राज मजबूत हुआ है और वो जितने भी इस तरीके से लोग हैं जो कि कॉलेज स्थापित किए हुए हैं और वित्त विहीन कॉलेज स्थापित किए सेल्फ फाइनेंस, तो वो जा करके राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में मिल करके और अपना राजकाज बड़ी आसानी से चलाते हैं। साथ ही एक पीड़ा मुझे और भी लग रही है कि ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे देश में मुझे लगता है कि सिर्फ फाइनेंस कॉलेज ही चल रहे हैं और वो शिक्षक ही कार्य कर रहे हैं और देश को एक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने या शिक्षार्थी को प्रबुद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट में हैं या फिर एडेड कॉलेजों में हैं। उनको जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद उनकी छटपटाहट दूर हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इस पर्पज में कुछ सोचना चाहिए, उनको भी एक वैचारिकता देनी चाहिए? ये मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, सरकार के नियंत्रण में होते हैं या गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है या उनकी प्राचार का नियंत्रण होता है, लेकिन क्या एक मानवता के नाते या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था के नाते उनको उनका यह दायित्व तो नहीं बनता कि वो भी शिक्षा के प्रति कुछ अपने अपने बोध को या अपने वैचारिकता को प्रदान करे? मुझे लगता है वो हाँ, उदासीन जैसे है। आपका क्या विचार है सर? देखिए बनता तो है, लेकिन जो आजकल एक युग दोष आया है, युग दोष आया है ये कि आजकल बड़ी तेजी से इंडिविजुअलिटी बढ़ती है और सब्जेक्टिविटी हम लोगों ने साफ खत्म कर दिया है। इस बात को भूल करके कि लेक्चरर की में बिना सब्जेक्टिविटी के पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता, लेकिन अब पर्सनालिटी के जगह पर इंडिविजुअलिटी हो रही है। और लड़के जो भी आ रहे हैं हायर एजुकेशन में, जो आजकल पढ़ करके, वो कंपटीशन से आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो उनका तो है, एक तो है कि उनकी मेमोरी भले काम करती है, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड उसको नहीं कर पाती है। ऐसी विषम स्थिति में वो कहते हैं, वो कंपटीशन दिमाग को, उनको मैंने बताया ना कि स्किल पैदा किया जाए, तो दिमाग को ट्रेंड करता है कंपटीशन में कि साथ रहने वाले को झटका दो, आगे बढ़ो। कंपटीशन का अर्थ यही होता है, सबको साथ लेकर चलेंगे तो मेरिट बनेगी कैसे? तो जब व्यक्ति में इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमजोर हो जाएगी, और इस देश में का इस सभी लोगों में बढ़ रही है। इसलिए जो राजनेता भी अब जीत करके जा रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है,
अधिकारी तो पहले ही से सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, नहीं तो अधिकारी हो गए ही नहीं। और यहाँ तक ये प्रोफेसर लेक्चरर पहले जो जाते थे, हम लोग जब गोष्ठी बुलाते हैं तो मैं देखता हूं कि प्रोफेसर कहते हैं अरे एक दिन तो छुट्टी मिला, उसमें बर्बाद क्यों करूं। अर्थात उसको इंडिविजुअलिटी लेना, उसको इतना ग्रस्त कर दिया है, उसको इतना गुलाम बना दिया है कि उससे बढ़कर वो सोचता ही नहीं। तो यह भी एक संकट है कि आखिर में इन लोग से बोलेगा अब कौन। आप देख लीजिए, मीडिया इनके कब्जे में है, मैनेजमेंट कब्जे में है, शासन कब्जे में है, सब तो कब्जे में है। और आपको इकोनॉमिकली तोड़ दिया गया है, कानूनी रूप से आपको तोड़ दिया गया है, वो आपको लड़ने के लिए खड़ा किया गया है। तो जो मैं पहले उत्तर में दे रहा था कि जो हमारे यहाँ मिडिल क्लास सोसाइटी जो लड़ती थी, सरकारों का ये सबसे बड़ा चाल है कि मिडिल क्लास और ब्यूरोक्रेट्स का, ये दोनों को लीजिए क्योंकि दोनों एक हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो हमेशा चाहते हैं कि ये लोग हमारे गुलाम रह गए, उनको ट्रेनिंग ही दी जाती है। और अच्छा, हमेशा शिक्षा की एक और बात है कि शिक्षा हमेशा अयोग्यों के हाथ में होती है, योग्य के हाथ में नहीं। क्योंकि आज जो ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी है कृषि विभाग का, कल हो जाएगा एजुकेशन विभाग का सेक्रेटरी, परसों हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का सेक्रेटरी। तो उसके पास ब्रेन का है और वो उस अपने ब्रेन के अंडर में सबको चलाता है। नहीं तो आपको मीटिंग में बुलाएगा नहीं, लिस्ट में बनाएगा नहीं। तो मैं देखा कि पढ़े लिखे आदमी भी चमचागिरी करके उसमें चले जाते हैं और जाकर के जो कहता है उस पर दस्तखत करते हैं। तो सारी व्यवस्था आपकी यहाँ से बिगड़ी हुई है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि इनको लिस्ट में मत बुलाओ, जब फंसते हैं तो आकर के, क्योंकि ये विरोध करते हैं, तो वहां आपकी आवाजों को दबा दी जाती है। तो ऐसी विस्तृत स्थिति में आपको बता देने की जो इंडिविजुअलिटी बढ़ेगी, इंडिविजुअलिटी जब बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। और नेता, अधिकारी, जनता सब में आजकल इंडिविजुअलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमजोर हुई है, पर्सनालिटी खत्म हो रही है। ऐसी विषम स्थिति में वो जानता ही नहीं कि हमारा दायित्व क्या है। वो तो इतना ही जानता है कि मैं नौकरी पा गया, खा पी करके सो, आराम करो, मजा पानी लो, कार खरीद लो, खिड़की लगवा लो, घर बनवा लो, बस यही उसके जी में काम है। आपके बारे में पूछ सकेगा, क्योंकि आपके बारे में सोचेगा तो आप बराबर में जाएंगे, तो फिर उसको कंपटीशन देना पड़ेगा। तो कंपटीशन लड़ते लड़ते बेचारा का ब्रेन नेगेटिव हो गया है, तो नहीं ना चाहेगा कि हमारे कंपटीशन में कोई दूसरा खड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में आपका समाज तो टूट ही गया है। तो इस तरह की समस्या है, इसलिए वो आपकी आवाज को नहीं उठाते हैं। और जब तक सफरर का नेतृत्व नहीं आएगा तो समझिए कि कुल नेतृत्व जीरो को जा रहा है। इंडिविजुअलिटी की बात आपने की सर, तो मुझे लग रहा है कि जिस निजीकरण के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका व्यक्तिगत निजीकरण भी इनके हित में है, और ये हाँ, वही इंडिविजुअलिटी का फल है, वही इंडिविजुअलिटी का फल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंको, दूसरे फेंक दो। निश्चित सर, हमारे बीच में दो लोगों का हाथ में देख रहा हूँ, अंकित राज जी और माननीय संतराज सिंह जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझे लग रहा है। तो पहले संतराज सिंह सर से ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ सर, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ सर, प्रणाम। आप आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार। मैं आपका वक्तव्य सुन रहा हूँ और ये सुन करके बड़ी एक दारुण स्थिति जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े नहीं रहे हैं, इसलिए इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पित अवश्य हैं। और आपको मैंने बहुत पहले 2005 या 6 में अपने बच्चों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, और मैं कुछ थोड़ा बहुत प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन मेरा ये प्रश्न ये है कि देखिए, जो आप बता रहे हैं बहुत ही दारुण स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति पर जो प्रोफेसर यूआर राव जो अध्ययन कर रहे थे, ये स्थितियां क्या आपने उनको बताई? उनको आपने लिख के डिटेल्ड जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है उनको आपने बताया? ये चीज जो नई शिक्षा अभी ग्राउंड पर उतर रही धीरे धीरे,
ये तो आप पहले की जो परिणति आप बता रहे हैं, लेकिन जो नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी ग्राउंड पर धीरे धीरे उतर रही है, क्या उन विद्वानों के प्रति आपका कुछ संपर्क हुआ, साक्षात्कार हुआ, कोई आपने ज्ञातव्य लिख के उनको दिया? And have they not taken note of all these problems that you are describing? Thank you. No. मैंने उनको कई बार अपने लेटर में लिख करके दिया। सरकार खुद विज्ञापन दी थी कि टीचर न्यू पॉलिसी के संबंध में आप लोग सलाह दीजिए, और मैंने क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, हाउ टू टीचर शुड बी पेड, मैंने सारे चीज को मैंने उनको डिटेल 5 बार भेजा हूं, 1-2 बार नहीं भेजा। जब जाडेकर जब शिक्षा मंत्री थे, जब ईरानी, तो मैं दिल्ली जाकर मिल करके वहां दिया था सेक्रेटरी को। तो ये सारे चीज हम लोग किए हैं, लेकिन ये देखना है कि आप उस साधारण आदमी। I am talking about the commission. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास भी मैं भेजा, सबके पास भेजा। Not university, sir. You are not getting my point. You know. I'm getting your point because you know that I have submitted, that was published in the newspaper. Professor, you are on these slides, on this email, the matter should be conveyed, and I have conveyed the matter. प्रोफेसर यूआर राव की जो कमेटी थी उसके सामने आपने भेजा हूं, उनको मैंने सारे चीज भेजा हूं। ओके, मैं भेजा हूं सभी चीजों। नहीं, मुझे आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि आप जो ये जो नई शिक्षा नीति उतर रही है धरातल पर, ये जो yesterday I discussed with you, and I hope that you are optimistic, and I hope that in future you will also be optimistic. But this is the problem. We are only describing the situation and describing the situation of the self-finance college at the present time. अरे आप देख भी रहे होंगे, अरे आप जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ कई कॉलेज खुले हैं, आप देख रहे भी होंगे। जहां आप गाजीपुर में जब आते हैं तो हेलो, हाँ जी, नहीं अभी ये जो आप बता रहे हैं वो तो उस विधियों की परिणति है। बट मैंने जो शिक्षा नीति जो नई 2020 जो आ रही है, जहां तक मैंने समझा है कि दे आर अप्रोचिंग इट इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर and all aspects that care, and they will bring about a very healthy and holistic scheme on the ground. No, although they have given the policy, but to what extent they are in position to be applied, that is the matter to be discussed here. You have to give them time. Yeah. Waiting, but I am describing the present situation. Oh yes, I know. I understand. चलिए ओके सर, मुझे लग रहा है कि अंकित राज जी भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। अंकित राज जी, आप अपने क्वेश्चन को पूछिए सर से। जी, थैंक यू। When I had a question, and similarly there was another question from the speaker, the questioner were just asked, probably it was somebody, some Santraj Singh ji. I really respect both of them, the one who answered and the one who asked the question. Now the question is, as it was highlighted, whether the present commission who prepared the present policy to be called as NEP 2020 was aware of the problems that we teachers are facing, especially in the self-financed programs of education, whether they were aware or not. And as it was answered, जैसा कि आंसर किया गया था कि हाँ, उनको अवेयर कराया गया था। So I wish to know, क्या 2020 NEP ने इस चीज को कहीं मेंशन किया है? As far as I am aware of the NEP 2020, especially in chapter 5, which has been completely devoted to the teachers. Chapter 5 of NEP 2020 talks of teachers, completely of teachers. And probably chapter 21 or 18, please correct me on this, ma'am, on this matter, I am not aware exactly, that is meant for education of teachers. Yeah. ये दो पॉइंट्स, ये दोनों चैप्टर्स में कहीं भी मैंने सेल्फ फिनांस्ड इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स काम कर रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा जहां तक मुझे याद है मैंने नहीं देखी है। Although I had not in-depth reading of it, I had just summarily gone through all the chapters. Yeah.
सो मुझे नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट ने कुछ मेंशन किया है, और जहां तक कंसल्टेशंस की बात है, कुछ नहीं किया है। एंड सर, जहां तक कंसल्टेशंस की बात है, although this is not my question, this is something I must clarify since I have been a part of it. जैसा हम जानते हैं कि डॉक्टर डीएस कोठारी का जो कमीशन था 1964-66, उसने एक काफी डिटेल कंसल्टेशंस किए थे। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स तक के सुझाव लिए गए थे, कलेक्ट किए थे, कंपाइल भी किया गया था। मुझे नहीं लगता कि अभी वाला 2020 का एनईपी जो है उसने इतना ज्यादा डीप डिस्कशन किया है। अगर किया होता तो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जितने टीचर्स हैं उनसे बातचीत जरूर की गई थी। और जैसा कि प्रोफेसर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपनी बात को विभिन्न माध्यमों से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी कमीशन तक, या फिर कमीशन से पहले या कमीशन के रहते हुए भी जो लोग सरकार में हैं, जो कमीशन तक पहुंच रखते हैं अपनी, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी, और जो पहुंची भी होगी। हम ऐसी भी आशा कर सकते हैं कि प्रोफेसर श्री तिवारी के साथ साथ अन्य लोगों ने भी ऐसे प्रयास किए होंगे जिन्होंने वित्रहित शिक्षकों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया होगा। बावजूद इसके, और दो पल के लिए लेट अस प्रिज्यूम दिस मैटर, लेट अस प्रिज्यूम दैट दे हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन, they were aware of the fact. बावजूद इसके अगर इस पर कोई भी एक भी क्लॉज इस पर नहीं है पूरे चैप्टर में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं थी इस इश्यू को लेकर के। क्या हम ये मान सकते हैं? चलिए, तो क्लैरिफिकेशन की, आगे बढ़िए दुबे जी। एंड द क्वेश्चन नाउ कम्स, और प्रश्न मेरा ये है कि जहां तक क्रिएटिविटी की बात है, अभी चर्चा जो की गई है कि जिस प्रकार से कंपटीशन वगैरह को लेकर के अभी जो माहौल बन रहा है कि व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है, इसमें कंपटीशन को लेकर के आम धारणा जो समाज में है, एक जनरल परसेप्शन जो है, खास करके एजुकेशन के पैरेलेंस में, यही है कि कंपटीशन सबसे बड़ा, सबसे ट्रस्टवर्दी बेंचमार्क है। जब तक उसकी मुहर नहीं लगती, किसी को योग्य माना नहीं जाता। तो कंपटीशन के प्रति यही ऐसा लगता है कि थोड़ा और उदार होकर देखना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से उसका नकारात्मक असर रहता है कि बच्चे किसी को नॉक आउट, नॉकडाउन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और मानसिक, शारीरिक दोनों स्तर पर ये संभव है। किंतु स्वस्थ प्रतियोगिता, जैसा कि जनरल एक वर्ड यूज किया जाता है या फ्रेज, स्वस्थ प्रतियोगिता, अ हेल्दी कंपटीशन, इसको प्रमोट करने के लिए सारे उपाय किए गए हैं। साथ ही क्रिएटिविटी जो खत्म होती जाती है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि मैं सेकेंडरी एजुकेशन तक हूँ, और स्कूली शिक्षा जिसे हम कहते हैं, उसमें जितनी किताबें हैं या जितने सिलेबस के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं पूरे पीरियड में कराने वाले, उनमें से बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसमें क्रिएटिविटी को बेहतर बनाए रखने, या फिर अगर क्रिएटिविटी खत्म हो गई है तो उसको फिर से जागृत करने, उसको सस्टेन करने के लिए उपाय किए गए हैं। किंतु शिक्षकों में क्रिएटिव थिंकिंग आए, इसके बारे में तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वर्तमान शिक्षा जो है वो बच्चों के प्रति केंद्रित तो है, बच्चों के कंसर्न्स तो उसने जेन्युइनली उठाए हैं, बच्चों के भीतर क्रिएटिविटी आए, हेल्दी कंपटीशन आए, ओपननेस आए, इसकी बात तो बहुत जबरदस्त तरीके से कही गई है। लेकिन टीचर्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन आए, या फिर टीचर्स में क्रिएटिविटी रहे, इस पर कोई मुझे दिखाई नहीं देता। क्या इसको एड्रेस करने की अलग से आवश्यकता है, या बच्चों में ही एड्रेस कर दिया गया है तो उसी को मान लिया जाए कि वंस क्रिएटिविटी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द स्टूडेंट्स, दैट इट्स गोना बी कंप्लीटली परमानेंट थ्रू आउट देयर लाइफ? क्या इसे मान लिया जाए कि परमानेंट एक बार क्रिएटिव तैयार कर देने पर, बेस लेवल पर बच्चों को क्रिएटिव बना देने के बाद, टीचर्स बनने के बाद भी वो हमेशा क्रिएटिव रहेंगे, इसको मान लिया गया है? या वर्तमान टीचर्स और फ्यूचर टीचर्स दोनों के लिए क्रिएटिविटी के लिए और कुछ अलग से करने की आवश्यकता है? इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। थैंक यू। नहीं, देखिए, टीचर जो है, टीचर के सिलेक्शन का जो तरीका इस माने न्यू पॉलिसी में भी है, वही है जो पुराने ढर्रे पर है। और जो एपीआई का झंझट मैं देखता हूं कि टेढ़े सोझे आज भी चल रहा है। लेकिन जो टीचर का, जैसे उस दिन हम लोग जो टीचर क्वालिफिकेशन पर बात कर रहे थे, वो क्वालिफिकेशन अगर दे दिया जाए
जैसे मैंने उस दिन 5 क्वालिफिकेशन बताया था, जैसे टीचर स्वधर्मी हो, स्वनिर्मित हो, मौलिकता से युक्त हो, रचनात्मकता उसमें हो, शोधी प्रवृत्ति हो और क्रिटिकल माइंड हो और संप्रेषणीयता की शक्ति हो। जनरली जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती है, ये सारे चीज उसमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब कंप्यूटर में जो उत्तर फिक्स्ड होगा वही लड़का टिक लगाएगा तभी ना उसका जाकर के सही होगा। तो उसमें आप इन्वेस्टिगेशन कहाँ बढ़ा रहे हैं? नया चीज तो देगा तो फेल हो जाएगा। जो उत्तर फिक्स होगा उसी में वो चल पाएगा, उससे आगे कहाँ चल पाएगा। तो ऑलरेडी जब आप नॉलेज तय कर दिए हैं और उसी के दायरे में अब टीचरों को भी चेक करेंगे, तो ये पूछिए कि उसमें कौन सा नया ज्ञान टीचर बना देंगे आप। तो इसलिए कुछ सब्जेक्टिव पेपर ले आना पड़ेगा। और सब्जेक्टिविटी भी, जैसे क्रिएटिविटी, मैंने उस दिन पेपर का मॉडल भी बताया था कि अगर इस तरह से पेपर का मॉडल बने तो हो सकता है कि कुछ आदमी छन करके आए। यहां तक बनाया था, सुधारने का तरीका भी मैं बताया था कि इकोनॉमिकली मजबूत होने के लिए आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में, जो खास करके उत्तर प्रदेश में, ट्यूशन फीस लगता है 13 रुपया महीना। अब विकास शुल्क रोज बढ़ते जाता है, बल्कि रोज बिल्डिंग नहीं बनती। अगर पर लड़के 100 रुपया साल महीना ट्यूशन फीस रख कर विकास शुल्क 2000 कम भी कर दिया जाए तो पूरे शिक्षक पेड हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार चाहती है, चाहे अधिकारी चाहेंगे कि जब शिक्षक वेल पेड हो जाएंगे, जब शिक्षक मजबूत हो जाएंगे तो हमारा विरोध करेंगे, हमको माला कौन पहनाएगा। तो अपने के भी हर एक सुधारक चाहता है कि समस्या बनी रहे ताकि हमारा सम्मान जिंदा रहे, क्योंकि समस्या पर ही सुधारक का सम्मान खड़ा होता है। तो ये साइको जो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी है, हमको लगता है कि ये शासन तंत्र में और राजनीति तंत्र में है, इसीलिए चाहते ही नहीं, उस चीज को टचे नहीं करेंगे कि अगर बढ़िया टीचर आ जाएंगे, वेल पेड शिक्षक आ जाएंगे तो विचार होगा तो इनका विरोध होगा, क्योंकि ये तो भाई जो शासन में है जरूर कुछ ना कुछ गलती करेगा, तो गलती करेगा तो क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। तो सांच पूछिए तो ये मॉडर्निटी की हत्या करने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि मॉडर्निटी का पहला ही लक्षण होता है क्वेश्चन द सिस्टम। तो इसीलिए आप जो कहते हैं कि उसको सरकार ने टच नहीं किया, यही रीजन था। जबकि उसको कम से कम 5 बार मैं लिख करके भेजा था कि अरे भाई इसको तो देखो, ये बहुत बड़ा समस्या है। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, पीपी मॉडल ले आ रहे हैं, तो क्या है, वही ना है। और वहां कोई विधान बना ही नहीं रहे, तो ये तो बहकावा दे रहे हैं। उसके लिए कोई इनकी दियानत ठीक थोड़े है। दियानत होता तो एक सेल्फ फाइनेंस को अलग ही चैप्टर होता। प्राइवेट में रिटायरमेंट के बाद जो टीचर पढ़ाएगा उसका तुमने वेतन तय कर दिया, लेकिन जो टीचर सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाता है उसका तुमने कुछ नहीं तय किया, तो तुम्हारी दियानत तो क्लियर हो जाती है। बहुत बढ़िया सर। मुझे ये लग रहा है कि मेरी एक और भी आपसे एक प्रश्न है कि मैं जो देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शिक्षा का जो बेसिक आधार है वह प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में ढेर सारी नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन जहां तक एडमिशन की बात होती है बच्चों की, वहां पर आज भी वह तबका एडमिशन कराता है जो कहीं से भी उसको लगता है कि हम फीस पेड नहीं कर पाएंगे या फिर वंचित हैं या और व्यवस्थाएं लेने के लिए एडमिशन कराते हैं। लेकिन जो चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या हाई प्रोफाइल वाले परिवार हो, वो अपने बच्चों का जो एडमिशन है कभी भी भूल कर भी प्राथमिक में कराना नहीं चाहते। वे सीधे उन ले जाते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में या अच्छे हाई फाई स्कूल में कराते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अन्य स्थितियों में। तो इस स्थिति में एक विचार बन करके आता है कि जो शिक्षा व्यवस्था पर सरकार गवर्नमेंट खर्च कर रही है, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के सारी स्थितियां, वो पैसे कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं देती, बल्कि जनता का ही पैसा होता है, जो मेरा मानना है। तो उस पैसे का हमेशा वैकेंसियां निकल रही हैं, लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से नहीं आ पा रही जो होनी चाहिए। आपका क्या विचार है उस स्थिति में सर? नहीं, आपसे नहीं, आप तो शुरू से कहा, मैं शुरू में ही बोल दिया था कि अगर नीयत ठीक होगी तो नीति भी ठीक होगी। और प्राइवेट स्कूल में क्यों लोग ले जा रहे हैं? वहां प्राइवेट स्कूल में इसलिए ले जाए, मैं शुरू में ही कहा था कि जो अधिकारी कहता है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर अयोग्य हैं, उसी के यहाँ वो ले जाता है।
क्यों? उसके लिए कई कारण बनते हैं। एक तो देखना चाहता है कि हमारे लड़कों का जो नंबर है अच्छा आवे। प्राइवेट स्कूल में आज भी अधिकतर जगह मैं देखता हूं कि सीबीएसई बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें नंबरिंग होती है, स्केलिंग सिस्टम है, नंबरिंग आता है, गार्जियन उस पर खुश हो जाते हैं और क्वेश्चन भी परीक्षा में वो अधिकतर वहीं से पूछा जाता है कंपटीशन में, मैं ये देखा। लेकिन इधर कोर्स जो है वहीं पुराने वाले ढर्रे को रखे हो, तो लड़के आजकल पढ़ते हैं कि हमको किसी तरह से सर्विस लग जाए। और खास करके गाजीपुर में तो मैं देखता हूं और पूर्वांचल में ही देखता हूं कि अधिकतर लड़के तो जो पढ़ने आते हैं हायर एजुकेशन में, कि तो विवाह पढ़ते हैं नहीं तो भर्ती पढ़ते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि भर्ती में डिग्री की आवश्यकता होती है, तो डिग्री के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, या विवाह पढ़ेगा नहीं स्कूल में तो विवाह रुक जाएगा, तो इसलिए विवाह पढ़ने आते हैं। मैंने देखा कि मात्र 2-3% लड़के पढ़ने आते हैं, और जो छात्र की राजनीति करता है तो पढ़ाई छोड़कर वो सब कुछ करते हैं। उनका भी हर एक पार्टियों के शाखा है, हर एक डिग्री कॉलेजों में, ध्यान रखिएगा। और नेता उनसे बहकाता है कि जाकर तुम ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो, उनको सिखाता है। और ये भी बात भी सही है कि अगर प्रिंसिपल से लड़ेगा नहीं छात्र नेता तो उसकी राजनीति नहीं चमकेगी। तो ये मैंने नहीं कहा कि आपकी शिक्षा एक नियत ठीक नहीं है सरकार को कि सब शिक्षित हो जाए, क्योंकि सबके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हो लेकिन हमारे घर ना हो, दूसरे के घर पैदा। ये मेंटलिटी उनकी है। उनके यहाँ जो पढ़ा लिखा बाहर से आएगा तो तेज होगा तो शासन करेगा। ये इस स्थिति को लेकर चलते हैं। इसलिए आप जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग मुद्दा उठाते हैं, बर्निंग मुद्दा, इस मुद्दा पर कभी ध्यान नहीं देंगे। आप निश्चिंत रहेगा जब तक कि जनता न उनसे पूछने लगे। जैसे हमारे किसानों ने पूछना शुरू कर दिया, सरकार सत्ते में आई, उसी तरह जनता पूछे इनसे, अरे भैया टैक्स लेते हो, हमारी शिक्षा कब सुधारे? आज जिस शिक्षा को तुम देते हो उसके अनुसार व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारी शिक्षा और व्यवस्था में तुम अलग अलग क्यों करते? मैं तो देखता हूं कि यूजीसी के पेपर लड़के देते हैं नेट में और पैटर्न रहता है दूसरा, तब तक परीक्षा के दिन दूसरा पैटर्न से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लड़के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा कि कभी इस पैटर्न से, कभी इस एजेंसी को दिया, कभी इस एजेंसी को दिया। माने विद्यार्थियों को सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है। तो ऐसी भी समिति में जिस देश में इंटेलेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन होंगे, जिस देश में शिक्षक और छात्र शोषित और कमजोर होंगे, वो कौन सा बड़ा राष्ट्र की कल्पना होंगे, ये हमारे नेता लोग बताएंगे। जो राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं शासन में, यही लोग बताएंगे कि राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। तो समस्या ये है दुबे जी, समस्या आसान नहीं है। ये समझिए कि शिक्षा सुधार की लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई होने जा रही है। बिल्कुल साधारण समस्या नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वह इतनी चरमरा गई है कि निश्चित रूप से यह एक दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ना बहुत ही आवश्यक है। मुझे लग रहा है 2 हैंड अभी भी उठे हुए हैं, माननीय अंकित राज जी और मुझे लग रहा है कि आदरणीय संत राज सिंह। क्या आदरणीय संत राज सिंह सर, क्या आप पुनः क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई? नहीं, अभी वो पुराना वाला ही है, मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक सर, थैंक यू। अंकित राज जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? थैंक यू। मैं एक स्पेशल कमेंट चाहूंगा स्पीकर से और अन्य भी जो लोग हैं तो इस समझे तो जरूर इस पर कमेंट करेंगे। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर, थोड़ा नेटवर्क की आवाज नहीं, क्या और आवाज नहीं आ रही है सर। Am I audible now? हैं? Am I audible now? हाँ, अब सुनाई दे रहा है। अब आ रही है। Thank you. So I have a special question for asking and चाहूंगा कि जो भी यहाँ उपस्थित लोग होंगे, if they consider it a valid question, please do make a comment on the same. पहली बात, as far as I think, जहां तक मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसा अवसर नहीं देगा कि हम अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में या अपने
पॉलिटी के सेटअप में कोई देख सके, कम से कम आने वाले 15-20 वर्षों में, जहां तक मैं मानता हूं या कई अन्य लोगों से जिन्हें मैं मिलता और सुनता हूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा पॉलिटी में चेंज आने वाला है। जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर है वही रहेगा, कम से कम 20 वर्षों तक तो मुझे कोई नहीं दिखता बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उसके लिए ऐतिहासिक रूप से जितने प्रमुख चाहिए किसी बड़े आंदोलन और किसी बड़े बदलाव के लिए, ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। मध्यवर्ग अपने आनंद में है, और जब तक मध्यवर्ग पीड़ित नहीं होता तब तक किसी बड़ी क्रांति को पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया, और भारत में मध्यवर्ग अभी पीड़ित अवस्था में नहीं है, सो मैं नहीं देख पाता। अब अगर इसको हम मान लें कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारा पॉलिटिकल सेटअप सेम है और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल व्यवस्था मिक्स्ड थी, अगर ये प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है तो भी इस प्राइवेटाइजेशन की बढ़ते हुए प्रभाव के बावजूद भी हमारे पास क्या संभावनाएं हैं कि हम राइट टू एजुकेशन को, राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी टीचर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए, दोनों को इंश्योर कर सकें प्रत्येक प्रकार के इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो, गवर्नमेंट एडेड हो। इन सारी संस्थाओं में जो टीचिंग कम्युनिटी है उसको एक हेल्दी रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट मिल सके, इस और वो बाहर के भी जो गैर वित्त पोषित हैं, जो वित्त संपोषित नहीं है, उनका भी ख्याल रखते हुए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो उसके लिए सरकार से हमें क्या मांग की जानी चाहिए? देखिए, आशा करता हूं मेरे प्रश्न स्पष्ट हैं, और अगर नहीं तो मुझे दोहराने के लिए कहा जाए। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ तो सरकार पर दबाव इसलिए देना पड़ेगा कि तुम भले प्राइवेट करो, लेकिन शिक्षक और छात्र जो भी शिक्षण संस्थान में है उनकी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी नहीं होगा, जो आदमी भयभीत होगा, डरा होगा, वो आदमी कब सोच सकता है, कब पढ़ा सकता है। अधिकारियों से जब मैं बात करता हूं, मैं देखा हूं यहाँ के अधिकतर आईएएस अधिकारी को मैं देखता हूं कि वो नेगेटिव ब्रेन के हो गए हैं। वो काम करने के बजाय रोकने में मजा लेते हैं कि ये काम न हो किसी तरह से, और अपने स्वार्थ के काम करते हैं। तो पहले तो उनकी नेगेटिविटी तोड़ने के लिए 2-3 चीज जरूरत है। एक तो पॉलिटिकल में लीडरशिप में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको, और लीडरशिप में पोजिशनल ना हो, वो प्रेफरेंशियल हो। प्रेफरेंस से जो हम लोग लीडरशिप ले वो हो, उसको दिया जाए। और एक बनाने पड़ेगी लोक कल्याण समिति। इसके बारे में गांधी जी ने भी बात किया था और जयप्रकाश नारायण ने भी बात किया था कि ये लोग जो पॉलिटिकल आदमी, जो गुंडा बदमाश को चुनाव खड़ा कर देते हैं, जब तक लोक समिति उसको अप्रूवल न दे, उनको चुनाव लड़ने न दिया जाए। क्योंकि जब आदमी खराब होगा तो कभी जाकर बाघ से मैं आशा करूं कि जाकर के साधु बन जाएगा, वो मांस नहीं खाएगा, बरसीम घास चरेगा, तो ये हमारे से बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। फिर जो शिक्षण संस्थाएं खुलती है तो देखा जाता है कि किस प्रकार का आदमी खोल रहा है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि शिक्षा माफिया और अधिकतर ठेकेदारों और गुंडों के कॉलेज है। अभी योगी जी ने एक मैनेजमेंट पर कार्रवाई कर रहे थे, मर्डर केस में मैनेजर फंसे हुए थे, तो मैंने देखा कि उस कॉलेज के शिक्षक और छात्र सड़क पर आ गए क्योंकि मैनेजमेंट का दबाव था, कल उनकी नौकरी चली जाती। तो ऐसी भी स्थिति में आप कॉलेज खोलने वाले को भी क्वालिफिकेशन में आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो आदमी और क्षेत्र के आदमी बढ़िया सर्टिफिकेट देते हैं, क्षेत्र के आदमी बता देते हैं कि आदमी कैसा है, तो अगर वैसे सिलेक्शन हो गया, यद्यपि हमारी हाइपोथेसिस है, कितना सफल होगा ये हम नहीं जानते हैं। अभी जैसे अंकित राज जी ने कहा कभी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देती है, बात भी सही है, लेकिन एक मेरी हाइपोथेसिस है कि कॉलेज खोलने के लिए परमिशन किसको दिया जाए, और नहीं तो सरकार अपने हाथ में चला में। लेकिन नेगेटिव एलिमेंट को, एजुकेशन को दे करके पूरे राष्ट्र को बर्बाद करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। अभी मैं साल भर के बाद देखता हूं आदमी मर्डर केस में फंसा था, गाजियापुर का था, लखनऊ में उसके कॉलेज चलते थे, उनको बचाने के लिए सारे कॉलेज के लड़के सड़क पर आ गए। तो अब बताइए कि एक टीम
पैदा कर दी, इसी तरह माफिया हो सकता कि आतंकवादी कॉलेज खोल दे, अपने मान्यता दे दिया, और इस तरह के खाली आतंकवादी पैदा कर दें जिस तरह से